हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पोर्शन में पूछे गए थे, जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 4 मई को। आरओ और एआरओ का एग्जाम, उस एग्जाम में आपसे टोटल 30 क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथमेटिक्स से पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से वो सॉल्व होने थे, और आप चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चंस उसमें से सही थे। जिसमें से देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 63 है। उसमें कहा गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो देखो, वैसे तो ये एपी का क्वेश्चन है, इसको अगर हम एपी की हेल्प से करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, 2 अंकों की संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं 10 से, है ना, और 10 से कहाँ तक जाती हैं, 99 तक जाती हैं। तो आप ये देखो कि पहला नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे 12 होगा। फिर उसके बाद में 15 होगा, फिर उसके बाद में 18 होगा, और इस तरह से चलते चलते जो 99 है ना, वो भी कट जाएगा। अब देखो, जिन लोगों को एपी आती है वो इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह पर आप 99 रख दो, और इक्वल्स टू a की जगह जो पहली वैल्यू है यानी कि 12 हो गया, और प्लस n माइनस 1, और इंटू डी। 15 में से 12 को माइनस करके 3 आया तो 3 लिख लिया। अब देखो, ये जो 12 है ना, ये इससे माइनस होगा तो 99 माइनस 12 होगा, और अपॉन में 3 आएगा, ये 3 यहाँ पर लिख लिया, तो इक्वल्स टू में बचेगा n माइनस 1। अब देखो, ये माइनस होने के बाद में कितनी वैल्यूज बच जाएगी, 87। तो 87 को हम डिवाइड कर लेंगे 3 से, और उसमें ऐड कर देंगे 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 9 जा, और इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी कि n इक्वल्स टू कितना आ गया, 30। तो यहाँ से इसका आंसर जो आप सही लगाते हो वो कौन सा होता है, ऑप्शन सी, यानी कि 30 करेक्ट है। लेकिन जिन लोगों को इतना सारा नहीं करना है वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। तो देखो, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। कैसे सोचेंगे हम, जरा सोचो। आप एक चीज देखो कि 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर कितने नंबर्स ऐसे होते हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। तो आप कहोगे एक तो 3 होता है, फिर 6 होता है, और फिर 9 होता है। ये 3 ही तो कटेंगे। ऐसे ही देखो, आप 10 से लेकर और 20 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो आप कहोगे एक 12 होगा, एक 15 होगा, और एक होगा 18। मतलब हर एक स्लॉट में 3 ही नंबर आ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को देखूं, तो 100 को हम 3 से डिवाइड कर लें तो 33 आ जाएगा, और उस 33 में से जो 1 से लेके 10 तक थे वो 3 नंबर्स थे, तो इन 3 नंबर्स को माइनस कर दो, तो टोटल कितना बचेगा, 30। और यही हमारा आंसर आना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64। तो उसमें ये कहा गया है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो आप ऐसे सोचो कि फर्स्ट ब्रदर और सेकंड को मैंने ऐसे लिख लिया, और उनकी एज का जो रेशियो है ना वो 1:2 दिया हुआ है। फिर कहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो यहाँ से हम 5 साल पीछे चले गए, और 5 साल पीछे जाने पर उन दोनों की एज का जो रेशियो था वो कितना हो गया, 1:3 था। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर रेशियो में कितना अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 का अंतर है, और ऊपर जो है वो 2 का अंतर है। तो नीचे भी 2 का अंतर बनाने के लिए मैंने 2 से इंटू कर लिया, और 2 से ना इन दोनों को इंटू करेंगे, इसको भी, तो ये हो जाएगा 2:4। अब देखो, यहाँ पर ये जो रेशियो आया दूसरा वाला, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, और ऊपर वाले में भी 2 का डिफरेंस है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर 3 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट ही तो इंक्रीज हुआ। और ये 1 यूनिट कितने के बराबर है, इस 5 के बराबर है, तो 5 के बराबर हो गया। तो अब देखो, यहाँ से मैं दोनों की एज निकाल सकता हूँ, जो कि करंट एज मेरी यहाँ पर थी। मैंने कितनी मानी थी, 2 और 4। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 2 यूनिट 10 के बराबर होगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, 20 के। अब उन्होंने क्या कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, अब से 5 साल बाद, तो इसमें भी 5 प्लस कर दो और इसमें भी 5 प्लस कर दो, और रेशियो निकाल लो। तो ये हो जाएगा 15:25। इसको कट करेंगे तो ये 3:5 आ जाएगा, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें ये कहा गया है कि ए किसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वह इस कार्य को 10 दिन तक करता है, और शेष कार्य बी अकेले 42 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आप एक बात सोचो, हम टोटल यूनिट वर्क जो मान लेंगे ना वो 80 मान लेंगे। हम ये कहेंगे कि कोई भी काम है वो 80 यूनिट वर्क होना था। अब ए उस काम को अगर कर रहा है 80 दिनों में, तो वो 1 यूनिट के हिसाब से करेगा, 1 यूनिट पर डे।
तो आप ये देखो कि उसने 10 दिन तक काम किया, तो आप ऐसे सोचो कि 80 में से 10 यूनिट वर्क फिनिश हो गया, तो बचा कितना? 70 यूनिट ही तो बचा। और ये 70 यूनिट कौन कर रहा है? बी कर रहा है, वो भी 42 डेज में। तो वो पर डे कितना कर रहा होगा? 42 से इसको डिवाइड कर लो, तो ये कट जाएगा 14 से। 14 तिया 42 और 14 पंजे 70, यानी कि वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/3। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, यहाँ से टोटल वर्क था मेरा 80 यूनिट, तो 80 यूनिट टोटल ऊपर रख लो, और अपॉन में जो ए था वो तो 1 यूनिट के हिसाब से कर रहा था, और प्लस जो बी है वो कर रहा है 5/3 यूनिट के हिसाब से। तो इस वाले टाइम को आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? देखो ऊपर तो 80 ही रहेगा, और अपॉन 3 बन जा 3 और 5 ये हो गया 8, और 3 पहुंचेगा इंटू होकर ऊपर, तो 8 से कट जाएगा 10 बार, और 10 तिया 30, यानी कि 30 डेज लगेंगे दोनों को साथ में काम करने पर। तो बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सोचेंगे। एक बार फिर से सुन लो, अगर हमारे पास टोटल यूनिट वर्क है 80 यूनिट, और ए कर रहा है 1 यूनिट के हिसाब से 10 दिन तक, तो उसने 10 यूनिट वर्क फिनिश कर दिया होगा। तो इसके हिसाब से मेरे पास सिर्फ 70 यूनिट वर्क बचा होगा जो बी के द्वारा किया गया है, और बी ने उसे 42 दिन में किया है। तो 42 से अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो मुझे पर डे वर्क मिल जाएगा बी का, यानी कि 5/3 यूनिट के हिसाब से वो वर्क कर रहा है। तो 5/3 तो हो गया बी का वर्क, और ए का कितना है? 1 यूनिट है। तो अगर दोनों साथ में मिलकर लगाए जाएं तो 80 यूनिट को कितने समय में फिनिश करेंगे? 80 को इससे डिवाइड कर दो दोनों को ऐड करके, और ऐड करके जब आप सॉल्व करोगे तो 30 आ जाएगा। इसलिए बी आंसर जो था वो इसका करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66, तो उसमें कहा है कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी। तो आप इसको कैसे सोचोगे? ये जो 20% दिया हुआ है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, लेंथ के केस में भी और ब्रेथ के केस में भी। तो दोनों के केस में अगर आप इंक्रीज करोगे तो देखो 5 से 1 बढ़ के हो गया होगा 6, और जो ब्रेथ है वो भी 5 से बढ़कर कितनी हो गई होगी? 6। तो ये टोटल इसका इंटू अगर हम करेंगे तो ये 25 बनेगा, और ये बनेगा 36। तो आप ये सोचो कि पहले जो एरिया था वो कितना था? 25, और अब कितना हो गया? 36। तो कितने का इंक्रीज हुआ है इसमें? 11 का। तो आप ऐसे कहो कि 11 का इंक्रीज हुआ है किस पर? 25 पर, और इंटू 100। तो आप 25 से इसको कट करोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, और 11 चौक 44, यानी कि 44% इसका आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और बी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपको लेटर के प्लेस याद है ना, तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से बना लोगे देखते ही। देखो पी होता है 16, एम होता है 13, और टी होता है 20। ऐसे ही ये 15 लिखा है, ये 15 लिखा है, ये 19 लिखा है, ये 14 है, ये 17 है, और ये 18 है। यहाँ पर ये 13 है, ये 19 है, और ये 17 है। तो जरा देखो इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। अगर पहले वाले के पी को देखें और इसके ओ को देखें तो देखो 16 से 15 हुआ, और फिर इसके एन में फिर ये 14 हो गया, यानी कि -1 हो रहा है ना हर बार में। और ऐसे ही 14 से ये 13 हो गया, तो फिर से -1 हुआ। तो इसका मतलब ये सोचो कि m से -1 होगा तो 12 आएगा, और 12 पर क्या होता है? आपका L होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला लेटर तो L हो जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड लेटर को, यहाँ पर 13 दिया है, फिर 15 दिया हुआ है, फिर 17 है, और फिर 19 है। तो आप देखो यहाँ पर हर बार में 2 प्लस हो रहा है। तो आप ऐसे सोचो कि 19 में 2 प्लस करेंगे तो 21 आएगा, और 21 क्या होता है? U, इसलिए हमने यहाँ पर U बना दिया। और फिर थर्ड वाले को देखो, यहाँ 20 लिखा है, 20 से 19 तो फिर से -1 हुआ, फिर 18, फिर -1 हुआ, फिर 17, फिर -1 हुआ। तो 17 से जब एक माइनस करेंगे तो P बचेगा। तो P कितना हो जाएगा आपका? 16, यानी कि ये हो गया LUP। और वो कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, तो 68 में ना दरअसल क्या था, देखो यहाँ पर a² लिखा हुआ है और ये 4a लिखा है। तो आप देखो एक फॉर्मूला आपके पास होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये 2ab वाला टर्म है और ये a² वाला टर्म है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा a² तो ऐसे रहने दो, और प्लस 2ab वाला टर्म होता है तो 2 इंटू a की जगह तो a ही है, और इंटू b कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, तभी मुझे 4a मिलेगा। और प्लस b, तो b का स्क्वायर जो होता है वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। तो मैंने क्या काम किया, ये जो 4 लिया है ना इस 5 में से निकाल लिया, तो 4 लिख लिया और एक को छोड़ दिया ऐसे ही। और वो जो 1 यहाँ से बचा होगा
क्योंकि यहाँ से 4 और 1 लिया तो 4 तो मैंने यहाँ यूज कर लिया, और ये वाला जो 1 है ना ये इन दोनों के साथ में यूज कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b और प्लस 1 और इक्वल्स टू कितना है 0। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो पहला वाला टर्म है ना वो मुझे दे रहा है a प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही जो सेकेंड वाला टर्म है वो मुझे दे रहा है प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। और इसके लिए मुझे करना होगा a प्लस 2 को 0 के बराबर, तो यहाँ से मुझे a बराबर मिलेगा माइनस का 2, और ऐसे ही दूसरी चीज b प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो b इक्वल्स टू मिलेगा माइनस के 1। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई v की वैल्यू -1 और a की वैल्यू आ गई -2। आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ना यहाँ पर भर दो, तो देखो 2 इंटू a की जगह पर आप भरोगे तो यहाँ आएगा माइनस का 2, ठीक है, और b की जगह पर आप भरोगे तो ये आएगा माइनस का 1। ऐसे ही नीचे भी भर दो तो इंटू माइनस का 2 आएगा और प्लस 3 इंटू बी की जगह पर -1। अब जब इस वाले टर्म को सॉल्व करोगे तो देखो मैं यहाँ फाइनली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 2 की 2 से इंटू होगी तो माइनस के 4 आएगा, और ये 3 की 1 से होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बनेगा आपका 3, और अपॉन नीचे जब 2 की इंटू करोगे तो माइनस का 4 आएगा और 3 की इंटू करोगे तो माइनस का 3 आएगा। तो ऊपर से तो -1 बचेगा और नीचे से बचेगा -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि 1/7 आ जाएगा, और 1/7 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 555 रुपए हैं जिन्हें एबीसी में इस अनुपात में बांटा जाना था, ठीक है, लेकिन गलती क्या हुई कि हमने त्रुटिवश उसको बांट दिया 4:5:6 के अनुपात में। तो आपसे पूछा है कि सी को जितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है वो बताओ कितना मिला। तो आप एक बात सोचो, यहाँ पर आपको दे रखा है 1/4 है, फिर 1/5 है और 1/6 है, तो ऐसे तो कोई रेशियो नहीं होता। तो हम यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी अगर निकालना चाहें तो देखो 4, 5 और 6 इन तीनों का एलसीएम वो है 60, तो 60 से ना इन तीनों नंबर्स को इंटू कर लो, इसे भी 60 से इंटू कर लो, इसे भी 60 से इंटू कर लो और इसे भी। तो देखो ये 4 से कट जाएगा 15 टाइम्स, तो यहाँ 15 आ गया। रेशियो 5 से ही कट जाएगा 12 टाइम्स, तो ये 12 आ गया, और 6 से ही कट जाएगा 10 बार, तो ये 10 आ गया। मतलब हमें जो पैसा बांटना था ना वो इस रेशियो में बांटना था। तो अगर मैं यहाँ से सी का हिस्सा निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, देखो 10 यूनिट सी का हिस्सा है अपॉन इन तीनों का सम, तो ये हो गया 37, और इंटू कितने रुपए बांटने थे, तो मेरे पास 555 थे तो 555 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आप ये देखो कि ये 37 से 15 बार कट जाएगा, तो टोटल यहाँ से सी का जो हिस्सा आएगा वो कितना हो जाएगा 150 रुपीज, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि हमें जो सी को मिलने थे वो कितने थे, 150 रुपीज मिलने थे, बट गलती से बटे कितने, यहाँ पर 4:5:6 में बटे। तो यहाँ से अगर सी का हिस्सा मैं निकालूं तो 6 अपॉन इन तीनों का सम, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 15, और इनटू कितने रुपए बांटने थे 555। तो आप इससे इसको कट कर लो तो ये 37 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से जो सी का हिस्सा आएगा वो आएगा 6 इंटू 37, मतलब 6 सत्ते 42 और 6 तिया 18, 18 और 4 हो गए आपके 22, यानी कि 222 रुपए उसको मिले। तो इन्होंने पूछा है कि कितने एक्स्ट्रा मिले, तो पहले मिलने चाहिए थे 150 लेकिन मिल रहे हैं 222, तो ये टोटल कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है 72, यानी कि सी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट है। पहले आप सी का हिस्सा निकाल लो रियल वाले उससे, और फिर आप सी का हिस्सा निकाल लो जो हमसे एरर के कारण हुआ, और फिर उन दोनों को माइनस कर दो, तो 72 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, तो उसमें ये कहा गया है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा के प्राप्तांकों का औसत आपको 86 दिया हुआ है। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं तो औसत जो है वो 1 कम हो जाता है। तो आपको बताना है कि 5 उत्तम विद्यार्थियों के अंकों का औसत क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन ना अगर आप इसे बिल्कुल बेसिक वे से करना चाहते हो तो ये कैसे सॉल्व होगा, आप क्या काम करोगे, 40 ले लो और 40 का इंटू कर लो 86 से, तो यहाँ से टोटल मार्क्स का सम आ जाएगा, और उसमें से माइनस कर दो ये जो 5 सर्वोत्तम अंक थे और उनका एवरेज, सपोज दैट यहाँ पर आपने x मान लिया, और इसके अपॉन में कितना, देखो पहले 40 थे, अब क्योंकि मैंने इसमें से 5 माइनस कर दिए तो कितना बचा होगा ये 35, और 35 इक्वल्स टू यहाँ से हमारा एवरेज कितना हो गया, पहले 86 था अब एक कम हो गया तो इसका मतलब 85 हो गया। तो ये 35 जो है उधर इंटू में जाएगा, तो यहाँ से मैं सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल दूं आपके लिए, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 85 इंटू 35 और माइनस
40 इंटू 86 और अपॉन माइनस के 5। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में आपका आ जाएगा 93 और वही आपका आंसर है जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, मान लो जो एवरेज था ना वो 85 था। ठीक है, इतना आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें मुझे प्लस करना है। किसका एवरेज प्लस करना है? जो इन 5 स्टूडेंट्स की वजह से हुआ। और वो कितने का इंक्रीज आ रहा है? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1 अंक कम हो जाता है। ठीक है, तो 1 अंक कम हो रहा है, वो भी किस पर? 40 पर। तो ये हो जाएगा 40 और अपॉन किसकी वजह से? 5 की वजह से। तो 5 से इसको कट कर दो तो ये आ गया 8। यानी कि आपको 85 में ना सिर्फ 8 ऐड करना पड़ेगा तो 93 आएगा। तो आपको जो ऑप्शन, जो मेथड आपको सही लग रहा है ना, आप उससे कर लो। चाहे तो आप इससे कर लो, ये छोटा सा है, ये ट्रिक है ऐसे कह लो। और ये वाला जो है ये हमारा बेसिक मेथड है, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। तो आप दोनों से ही करोगे तो आपका 93 आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट था। इसके बाद 72 और 73 जो है ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ्स के नहीं थे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका 74। तो इसमें देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो दिया है 201, 208 और 207 और यहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये 369। अब आप ये देखो कि यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है, यहाँ भी 7 का डिफरेंस है, आगे भी ऐसे ही होगा। तो पहली चीज तो ये एपी बन रही है और एपी अगर बन रही है तो ये एन की वैल्यू है। तो अगर आपको एन का फॉर्मूला आता है तो आप क्या करोगे? एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की वैल्यू कितनी है? 369 है और इक्वल्स टू ए कितना है आपके पास? 201 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी कितना है? 7 है। तो आप क्या काम करोगे? 369। अब देखो ये जो 201 है ना, इधर आएगा माइनस में और अपॉन 7 आ जाएगा और इधर आ जाएगा n माइनस 1। अब ये वाला जो 1 है ना माइनस का, इसको सॉल्व करने के बाद में इसे इधर ले जाकर प्लस कर देना बस। तो प्लस कैसे होगा? यहाँ से 369 में से अगर आप माइनस कर लेते हो 201 को तो यहाँ से बचेगा कितना आपका? 168 और उसे 7 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 7 से इसको कट कर लो तो ये कितना हो गया? 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और ये जो -1 है ये इधर आकर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 25। यानी कि n की वैल्यू 25 हो गई। बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तुम क्यों लगा रहे हो इतना सारा मेथड, आप सीधे क्या काम करो, इसमें ट्रिक लगा दो। तो ट्रिक कुछ नहीं है, आप देखो यहाँ क्या कर रहे हैं। ये जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है ये लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट को दोनों को माइनस कर दो। मतलब 369 और उसमें से माइनस कर दिया मैंने 201 और अपॉन इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उससे इसको डिवाइड कर दो और लास्ट में +1 कर दो। तो यहाँ से भी आपका आंसर जो आएगा वो वही आएगा। तो ये हम कुछ नया थोड़ी ना कर रहे हैं। आप ये देखो कि यहाँ पर जो पहला नंबर है जो लास्ट वाला है वो मैंने ये ले लिया और 201 जो है वो स्टार्टिंग वाला नंबर ले लिया और अपॉन में 7 जो इसके डिफरेंस है उसको डिवाइड कर रहे हैं और फिर ये जो -1 है इधर लाकर प्लस हो जाएंगे। तो दरअसल इस फॉर्मूले को ही आपने क्या कह दिया कि ये एक शॉर्ट ट्रिक हमने बना दी है और उसकी हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है वैसे आप इसको कर सकते हो। फिलहाल इसका जो आंसर था वो बी था 25। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें कहा है कि बताइए कौन सा संबंध होगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो 6 से 222 बन रहा है। तो आप जानते हो कि 6 का जो क्यूब होता है ना वो 216 होता है और ये 216 में 6 प्लस करने पर मुझे 222 मिल जा रहा है। तो ऐसे ही 7 किससे आएगा? 7 का क्यूब कर दो और उसमें 7 ही प्लस कर दो। तो 7 का क्यूब प्लस 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 343 और प्लस 7 यानी कि 350। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसीलिए आपको क्या याद करने हैं? क्यूब याद करने हैं थोड़े से। एटलीस्ट आपको 25 तक के क्यूब जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 में देखो ये नंबर दिया हुआ है जो रूट के अंदर है। तो बी का नंबर होता है आपका 2 और एच होता है 8 और आई होता है 9। तो 289 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो वो 17 आएगा और 17 पर क्या होता है? क्यू। तो इसका मतलब ये है कि इसके लेटर के प्लेस लिखो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो आप ये देखो कि यहाँ एफ होता है 6, बी होता है 2 और ई होता है 5। यानी कि 625 का मुझे स्क्वायर रूट लेना है तो वो कितना आएगा? 25 और 25 पर क्या होता है? वाई। यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा कि वाई सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77। 77 भी एक अच्छा सवाल है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखो इसका जो पहला टर्म है, पहले टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 1 जा 3 -1 यानी कि ये मिलेगा मुझे 2/3 और दूसरे वाले टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो 4 1 जा 4 ये 3/4 मिलेगा और उसके बीच में इनटू का साइन है। फिर उसके बाद में फिर से इनटू का साइन लगेगा, 5 1 जा 5 और ये मिलेगा मुझे 4/5
और इस तरह से ये इनटू करते करते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते जाने के बाद में ये अगला जो टर्म मिलेगा मुझे x माइनस 1/x मिलेगा। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया है और इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, ये fx दिया हुआ है। तो आप एक बात सोचो, जो ये 3 है इस 3 को कट करेगा, ये 4 है 4 को कट करेगा, ये जो 5 है इससे अगले 5 को कट करेगा, फिर उसके नीचे 6 आएगा तो 6 को कट करेगा और इस तरह से कटते कटते ये x माइनस 1 जो है इसके लास्ट वाले टर्म के डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, यहाँ से 2 बच रहा है एक तो स्टार्टिंग से और अपॉन में x बच रहा है, तो यही हमारी किसकी वैल्यू आ गई, fx की वैल्यू आ गई। बस आप इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ से अगर मेरे पास fx की वैल्यू दे रखी है x/2, तो आप यहाँ से f2 निकाल सकते हो ना, आप 2 रख दो इसमें तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर f1/2 भी निकाल लो, तो f1/2 निकालोगे तो 2/1/2 आएगा और ये वाला 2 घूम के ऊपर पहुंचेगा, यानी कि ये यहाँ से मुझे कितना देगा, 4। अब क्योंकि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का सम किया हुआ है तो ये 1 और ये 4 इन दोनों वैल्यूज को आप प्लस कर दो तो टोटल कितना आएगा, 5, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78, तो उसमें कहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क साइन को प्रतिस्थापित करता हो। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है क्या लगाएंगे। तो आप ये देखो कि 2 से 2 बनाया है और 3 से 6 बनाया है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 मिल जाएगा, देखो 6 यहाँ लिखा है। फिर ऐसे ही 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो 5 5 जो 25 और 25 से मैंने 5 माइनस किए तो 20 मिल गया, तो ये 20 आ गया। फिर आप क्या काम करो, 4 का स्क्वायर माइनस 4 कर दो क्योंकि अगला नंबर मुझे 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 में से 4 माइनस हो गया तो 12 आ गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करके मैं उसी संख्या को माइनस करूं और 56 आ जाए। तो आप देखो कि इसका डी ऑप्शन ट्राई करते हैं हम। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 64, और 64 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमें 56 मिल जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट था। ऐसे ही आप 1 का स्क्वायर करके 1 ही माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा है। तो इसलिए हम इसका कौन सा आंसर मार्क करते, डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को, तो 79 में आपसे ये कहा गया है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। तो यहाँ देखो आपको गर्ल्स के बारे में बोला है कि गर्ल्स जो है ना वो बॉयज का 2 गुना है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है ना वो 2:1 है और यहाँ पर टोटल कितने दिए हैं, 60। तो आप ऐसे कहो कि 2 यूनिट और 1 यूनिट यानी कि 3 यूनिट हो गए और ये 3 यूनिट 60 के बराबर हैं, तो 1 यूनिट 20 के बराबर होगा। मतलब बॉयज तो हो गए हमारे पास 20 और गर्ल्स हो गए हमारे पास 40। ये हमें नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ से आगे देखो, ये कहा गया है कि कमल का स्थान ऊपर से 17वां है। तो आप इसको ऐसे बना लो कि कमल जो है ना, सपोज मैंने यहाँ टॉप से 17th प्लेस पर बैठा दिया कि यहाँ 17वें स्थान पर कौन है, कमल है। तो ये कह रहे हैं कि यदि 9 लड़कियां कमल के आगे हैं तो इधर साइड में 9 लड़कियां बना दी, तो कमल के पीछे वाले रैंक में आपको बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो आप एक बात सोचो, अगर मैं ये कहूं कि यहाँ 17वें नंबर पर कमल बैठा है तो इससे पीछे कितने लोग बैठे होंगे, 16, और उन 16 में से 9 जो है वो क्या है, लड़कियां हैं। तो 16 में से मैंने 9 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 7। इसका मतलब ये है कि कमल के ऊपर की साइड में ना इधर आगे कितने, 7 लड़के बैठे होंगे और 8वां कमल खुद है। तो अगर 8 टोटल बैठे हैं तो आप ये देखो कि हमारे पास 20 ही लड़के तो थे, उन 20 में से 8 तो बैठे हैं तो माइनस कर दिए तो कितने बचे, 12। तो इसका मतलब कमल के पीछे की साइड में 12 लड़के बैठे होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर सही था वो ऑप्शन ए था, यानी कि 12। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, तो 80 में ये कहा गया है कि आप p की जगह पर इनटू का साइन लगा लो। तो देखो यहाँ मैंने इनटू लगा लिया और r की जगह पर प्लस लगा लो, तो यहाँ लास्ट में प्लस लगा लिया, और t की जगह पर डिवाइड लगा लो, तो यहाँ पर हमने डिवाइड लगा लिया, और s की जगह पर माइनस लगा लो, तो यहाँ माइनस हो गया। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 18 बीच में 3 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा और इधर 6। अब आपको ये सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल से। तो बोर्ड मास रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप डिवाइड करो, तो 3 से 18 को आप डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 6 18, और इंटू 9 आ जाएगा और माइनस के 8 आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा, तो 9 6 54
और 54 देखो यहाँ 54 हो गया और माइनस यहाँ से 2 ही बचेगा, तो ये टोटल 52 ही तो बच रहा है। यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। जो क्वेश्चन नंबर 80 है उसका डी ऑप्शन आप मार्क करते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, तो इसमें ये कहा गया है कि 366 पृष्ठों की एक पुस्तक के पृष्ठों पर क्रमांकन देने में उपयोग किए गए अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक बुक है जिसके अंदर 366 पेज हैं और उस पर हमें नंबरिंग करनी है 1 से लेकर 366 तक। तो टोटल आपसे ये पूछा गया है कि बताओ कितने डिजिट्स की जरूरत होगी। तो आप एक बात सोचो, जब आप संख्याओं को 1 से लेकर 9 तक लिखते हो तो आपको टोटल कितनी संख्याओं की जरूरत होती है, 9 की। और फिर उसके बाद में अगर आप 10 से लेकर 99 तक के नंबर्स को देखो तो ये टोटल 90 नंबर होंगे और उसके 2 डिजिट हैं तो 2 से इंटू कर लिया, तो फिर कितने मिलेंगे, टोटल 180 हो गए। मतलब 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए मुझे 180 डिजिट की जरूरत है और 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए मुझे सिर्फ 9 डिजिट की जरूरत है। और फिर इसके बाद में आएगा 100 और 100 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, 366 तक जाना है। तो 366 तक अगर लिखें तो दोनों को हमने माइनस कर लिया, तो ये माइनस करने के बाद में आ जाएगा आपका 6 और 2 और ये 267। तो 267 हो गया और इसमें कितने डिजिट होंगे, 3। तो इसको 3 से इंटू कर लो, तो 7 या 21 हो गया और 08, यानी कि एक 801 नंबर्स ये होंगे। अब आप ये देखो इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आएगा, तो 180 और 9 189 हो गया और इसमें 801 हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद में ये नंबर आ जाएगा आपका 990। यानी कि बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट था कि 990 डिजिट्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, तो उसमें ये कहा गया है कि रेफ्रिजरेटर एक वर्ड दिया है और उसको हमने लिखा है, देखो दरअसल यहाँ पर देखो इसको रिवर्स में लिखा हुआ है। आप देखो RO, ठीक है, फिर T, फिर A, फिर R, है ना। तो ये एक दूसरे मतलब रिवर्स में तो लिखा है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हमने उल्टा करके इस तरह से लिख दिया। तो अब इसका भी उल्टा कोड बना दो, तो ये क्या बनेगा, A बनेगा, M बनेगा और फिर U बनेगा, N बनेगा, IT और फिर ION। और इसके जैसा कौन सा हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन सी मार्क करते। यही इसका सही आंसर है। 83 को देखो, इसमें कहा है कि एक घड़ी दर्पण में 8:35 समय दर्शाती है, तो वास्तविक समय क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आपको 11:60 में से 8:35 को माइनस कर देना है। तो माइनस जब आप करोगे तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर बच रहा है 2, 25 मिनट यानी कि 3:25, जो कि ऑप्शन ए में दिया है और ए ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84, तो 84 में आपको यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है, आप ये बताइए। तो देखो यहाँ पर कुछ लॉजिक लग रहा है और वो लॉजिक क्या है कि मैं यदि 3 की इंटू 2 से करूं और उसमें 2 प्लस कर दूं तो मुझे 8 मिल जाएगा। ऐसे ही मैं 8 की इंटू 2 में करूं और प्लस उसमें 4 कर दूं तो 8 दूनी 16, 16 और 4 हो जाएगा 20। और फिर मैं 20 की इंटू 2 में करूं और प्लस उसमें 6 कर दूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा 20 दूनी 40 और 6 46। और फिर उसके बाद में मैं 46 का इंटू 2 में करूं और प्लस उसमें 8 कर दूं तो मुझे 100 मिलेगा। ऐसे ही फिर मैं 100 में 2 का इंटू करके उसमें 10 प्लस कर दूं तो मुझे 210 मिलेगा। और फिर मैं 210 में इंटू करके 2 का और प्लस 12 प्लस कर दूं तो मुझे 432 मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो इसमें ये देखो कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इस सीरीज से मैच नहीं कर रहा है। तो आप कहोगे 20 आना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है 18। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है कि इस वाली सीरीज के अंदर कौन सा नंबर गलत है, 18। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को, तो 85 में आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, पहले आप इसको ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करो। तो 4 तिया 12 और 1 13 यानी कि ऊपर आएगा 13/4 माइनस, फिर यहाँ लिखा है 5/6 तो ये हो गया 5/6 और का मतलब होता है इनटू यानी कि 4/5। बोर्ड मास रूल में आपने ऑफ वर्ड सुना होगा, उसके लिए यूज हो रहा है। अब नीचे वाले टर्म को देखो ऐसे ही, तो 4 तिया 12 और 1 13 यानी कि ये हो गया 13/3। अब डिवाइड का साइन लगा है तो उसको हमने इनटू में कन्वर्ट कर लिया, 5/1 लिख लिया। फिर माइनस, अब इसको आगे सॉल्व करो तो ये लिखा हुआ है 3/10 और प्लस 21 पंजे 105 और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 106 और बटे 5 ऐसे ही, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मैं इसको नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से इंटू कर लूँ, तो मुझे अगला स्टेप क्या मिलेगा? ऊपर भी सॉल्व कर लो, देखो 5 से 5 कट जाएगा और ये 2 2 जा 4 और 2 2 3 जा 6, तो ऊपर मुझे मिलेगा 13/4 माइनस 2/3 और अपॉन में मुझे मिलेगा ये हो गया 13 पंजे 65 और बटे 3 माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर मैंने बराबर कर लिया था तो नीचे तो 10 आ जाएगा और ऊपर हो गया 106 का डबल करेंगे तो 212 हो गया और 212 में 3 आप जोड़ दोगे तो ये बन गया 215। ठीक है, अब देखो इसके आगे इसको हम कैसे सॉल्व करें, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 13 तिया 39 माइनस 4 दूनी 8 और अपॉन में 4 तिया 12। ठीक है, और अपॉन ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका, पहले इसको कट कर लो, ये 2 से कट 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स और 5 चौक 20 5 तिया 15। अब देखो 65 की 2 से इंटू करोगे तो ये 130 आ जाएगा और माइनस 43 के 3 से इंटू कर लो तो 3 3 जा 9 और 4 तिया 12 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। अब देखो ऊपर से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 31/12 और अपॉन नीचे से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/6। तो ये फाइनली कितना आ गया, ये आ गया 31/12 और इंटू 6/1। तो फाइनली ये 6 से 2 टाइम्स कट जाएगा तो मिलेगा ये 31/2 और 31/2 क्या होता है 15.5। अब आप इसको देखो, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन सॉल्व होकर आ गया। कह रहे हैं इसमें से मिनिमम कितनी भिन्न घटाई जाए कि जिससे ये एक पूर्णांक बन जाए, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना है भाई 1/2 ही तो एक्स्ट्रा है, तो हम कह देंगे कि 1/2 इसमें से माइनस कर दो तो ये 15 मिल जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको बी बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना होता है, यानी कि बी बोर्ड मास। ठीक है, अगर आप इस रूल को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इससे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपका मिस्टेक ना हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को, इसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो देखो ईस्ट डायरेक्शन हमारी इधर साइड में होती है, यहाँ पर हमने उसे 1 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो अब वो नीचे घूम गया इधर और यहाँ पर कितना गया 5 किलोमीटर गया। फिर कह रहे हैं वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, अब वो इधर से इधर मुड़ा और उसे अब कितना जाना है 2 किलोमीटर। फिर कह रहे हैं तत्पश्चात वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। अब देखो जब हम इसको ऊपर भेजेंगे ना तो ये ध्यान रखना कि इस वाली लाइन से ये ऊपर निकल जाए, ताकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो 5 है और ऊपर यहाँ जो ये वाली बची ये कितनी है 4 है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो ये वाले पॉइंट से एंड पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच में ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, डिस्टेंस 1 यहाँ पर थी और 2 यहाँ पर है, तो टोटल यहाँ हो गए 3 और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है 4। तो आप ये जानते हो कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड 3 है और दूसरी 4 है तो तीसरी साइड क्या होती है 5, तभी तो ट्रिपलेट बनेगी, तो इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए बी मार्क करते। 87 को देखो, इसमें कहा है कि वर्गों की संख्या कितनी होगी, कुछ नहीं करना होता है, यहाँ लिखो 1 2 3 और इधर भी लिखो 1 2 3, यहाँ जो मैक्सिमम नंबर है इधर वाले मैक्सिमम नंबर से इंटू कर दो, ये हो गया 3 × 3 प्लस दोनों से एक एक माइनस कर दो तो 2 × 2 प्लस फिर से दोनों से एक एक माइनस कर दो तो 1 × 1, इससे आगे जाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए इसको यहीं रहने दो। 3 3 जा 9 और प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 1, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 14, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा। कुछ लोग इसके डायरेक्ट स्टेप को भी इसको लिख सकते हैं, जैसे मैक्सिमम नंबर इधर 3 है तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 14। लेकिन ये फेल हो जाता है तब जब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो नंबर ऑफ रोज के बराबर ना हो, मतलब अगर इस तरीके का होता तो, कि अगर ऐसे होता तो फिर हमारा ये स्क्वायर वाला काम नहीं करता, फिर हमें यहाँ का नंबर और ये वाला नंबर इन दोनों का इंटू करके इसी मेथड से जाना होगा, इसलिए ये ध्यान रखना, दोनों को मतलब रटना नहीं है एक तरीके से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को, तो इसमें कहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि विपरीत दिशा में
37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो रेलगाड़ी की डिस्टेंस होती है ना वो प्लस हो जाती है। अब दूसरी की हमें नहीं पता तो उसको हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 287 और प्लस x, ये हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस। और अपॉन में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी कि 80 ये और 37 ये दोनों को आप प्लस कर दो तो वो हो जाएगा 117, दोनों को प्लस कर दिया। अब ये जो 117 है देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमने ऊपर जो डिस्टेंस रखी है वो मीटर में रखी है, तो नीचे वाली वैल्यू को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इनटू करूंगा 5/18 से। और हमें टोटल कितने सेकंड लग रहे हैं, हमें लग रहे हैं 18 सेकंड, तो इक्वल में 18 लिख दो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 18 से ये 18 कट जाएगा और इसके इंटू कर लो, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 287 प्लस x और इक्वल्स टू 17 पंजे 85, यानी कि ये हो गया आपका 585। और x इक्वल्स टू 585 में से आप 287 को माइनस कर दो तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 298 मीटर्स। तो यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, तो सी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को, तो 89 में आपसे ये कहा गया है कि राम का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि राम ने जो मुंह कर रखा है वो नॉर्थ की तरफ कर रखा है और अपॉन, ठीक है। अब यहाँ से देखो वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, तो आप यहाँ लिखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद में वह पुनः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 मुड़ता है, तो आप फिर से लिखो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा है अब वह घड़ी की सुई की दिशा में, अब दिशा में जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज, कितना 270, तो आप यहाँ पर लिखो 270 क्लॉकवाइज, ठीक है। और अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको ये बताना है। तो आपको करना क्या होता है, देखो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज वालों को एक साथ ऐड कर लो, तो ये 180 और 45 हो जाएंगे 225, और जो क्लॉकवाइज वाले हैं उनमें से उसको माइनस कर दो, तो ये 270 लिखे हुए हैं, इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 45 डिग्री। अब ये जो 45 है ना उसके बचेंगे जिसके ज्यादा हो, जैसे मान लो 270 क्लॉकवाइज के थे और 225 एंटी क्लॉकवाइज के थे, तो ज्यादा किसके हैं 270, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया। अब देखो नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो हमारी ऊपर की साइड में होती है इधर, और अब हमें घड़ी की दिशा में घूम जाना है कितना 45 डिग्री, तो इस वाले डायरेक्शन में हम जाएंगे जब 45 घूमेंगे, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को, तो 90 में कहा है कि बी का भाई ए है, तो बी का भाई अगर ए है तो ए को मैंने यहां बना दिया और ये भाई है तो बी इसके साइड में आ गया। फिर कहा है कि सी की पुत्री बी है, तो बी जो है वो डॉटर है किसकी है, सी की, तो सी को ऊपर बना दिया। अब इसमें कहा है तथा ए के पिता डी हैं, अगर ए के पिता डी हैं और ये पिता हैं तो जाहिर सी बात है जो सी होगी वो इसकी मदर होगी, तभी तो ये हस्बैंड वाइफ कहला रहे हैं। क्योंकि आप ये देखो ये दोनों भाई बहन थे और भाई बहन इसकी जो मम्मी है और इसके जो पापा हैं, जब दोनों भाई बहन है तो हस्बैंड वाइफ तो हुए ना वो। फिर इसमें ये कहा है कि डी किस प्रकार सी से संबंधित है, मतलब डी का सी से क्या संबंध है, तो सी डी को क्या कहेगी, पति कहेगी, इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, यही करेक्ट है। अच्छा इसमें ना इस क्वेश्चन में एक चीज का बड़ा ध्यान रखा करो, यहाँ पर किस से संबंध पूछा है, यहाँ पर कहा है ना देखो डी किस प्रकार सी से संबंधित है। अगर सी से संबंधित है ना तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो सी है वो डी को क्या कहेगी, तो आप ऐसे सोचो कि वो पति कहेगी, इसलिए बी आंसर है। हालांकि इसमें देखो पत्नी भी दिया है, अगर आप इस से की वजह से कंफ्यूज हो गए ना तो आप पत्नी भी लगा सकते थे, बट ये ध्यान रखना ये इस तरह से सॉल्व होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91, तो इसमें ये कहा है कि 3 से बड़ी लेकिन 8 से छोटी, तो आप देखो 3 से बड़ा 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 7 होता है, 8 से छोटा बोला है तो इसको यहीं तक रहने दो। तथा 4 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी, अब 4 से बड़ी मतलब 4 को शामिल नहीं करना है, और 10 से छोटी तो ये तीनों हैं, तो इनका औसत निकालना है। तो आप क्या काम करो, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और वैसे भी आप जानते हो कि हमेशा जब भी 3 सक्सेसिव नंबर दे रखे हों, जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए कि 24, 25 और 26 का एवरेज निकालो, तो जो बीच वाला नंबर है ना उसे अपने आप ही मार्क कर दो। अब जैसे ये 5, 6 और 7 दिया है तो 6 वाले नंबर को आप पहले ही मार्क कर दो। ऐसे ही देखो जैसे आपसे कहा जाए कि 324
और 325 और 326 इन तीनों का एवरेज बताओ। तो आप ये मत करना कि पहले 324 और 326 को ऐड कर लो है ना इन तीनों को और फिर 3 से डिवाइड कर लो, नहीं नहीं, आप सीधे क्या काम करो 325 मार्क कर दो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में आपको दिया हुआ है एक पजल, और इस पजल में क्या है, मैं पजल नहीं है सॉरी, ये एक मैजिक स्क्वायर है। और मैजिक स्क्वायर में क्या करना होता है, आपको यहाँ टोटल जो सम है ना वो चारों तरफ से इक्वल करना होता है। तो देखो आप कौन सी वैल्यूज यहाँ सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ पर देखो एक ही जगह पर आप 9 रख लो। देखो ये जो ऑप्शन इसमें मार्क किया ना इस बच्चे ने, इसी को देख लो आप। इसमें ए की जगह पर यहाँ हमने 9 लिख लिया, और बी की जगह पर हमने यहाँ पर 13 लिख लिया, और सी की जगह पर हमने यहाँ पर 11 लिख लिया। तो जब आप इसको सम करोगे ना, 9 और 9 18 और 12 ये हो गए आपके 30। ऐसे ही 13 और ये यहाँ से भी 30 आएगा, यहाँ से भी 30 आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो सी था ना वही करेक्ट था, आप सी ही लगा देते, सही था आंसर। इसके बाद देखिए 93। तो देखो 93 ना वही आ गया ये कथन निष्कर्ष का, ये अक्सर बच्चों से गलत होता है। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कोई चीनी नींबू नहीं है। तो देखो इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, नो सुगर इज लेमन। ठीक है। और दूसरे में कहा है सारी मिठाइयां चीनी है, यानी कि ऑल स्वीट्स आर सुगर। ये हमने दोनों स्टेटमेंट लिख लिए। अब यहां से मैं कॉन्क्लूजन लिख रहा हूं। तो कॉन्क्लूजन में कहा है कोई मिठाई नींबू नहीं है, यानी कि नो स्वीट इज लेमन। ठीक है। और इसके बाद सारी चीनी मिठाइयां हैं, यानी कि ऑल सुगर्स आर स्वीट्स। ठीक है, ये हमने बना लिए। तो आप सबसे पहले क्या चीज चेक करो, आप सबसे पहले ये चेक करो कि हमें जो कॉन्क्लूजन दिया हुआ है वो किस में है। तो स्वीट और लेमन में हमें कॉन्क्लूजन दिया है। तो आप ये चेक करो दोनों के अंदर कि स्वीट और लेमन कहाँ पर है। तो स्वीट देखो यहाँ पर है और लेमन यहाँ पर है। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना चाहता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए दोनों में। तो देखो आप शुगर देखोगे, यहाँ पर शुगर यहाँ भी लिखा है, शुगर यहाँ भी लिखा है। तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों आपस में कट जाएंगे? बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि देखो पहला नेगेटिव स्टेटमेंट है, दूसरा पॉजिटिव है। और अगर मुझे इन दोनों से बनाना है तो नेगेटिव स्टेटमेंट ही बनेगा, और कटने के लिए मुझे चाहिए दोनों में से किसी एक के साथ में ऑल या नो। तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है और बस यहाँ पर ये कट हो गया। अब देखो यहाँ से स्वीट और लेमन में जितने भी नेगेटिव होंगे ना वो सारे सही होंगे। तो देखो स्वीट और लेमन में नो के साथ में है, इसका मतलब पहला वाला करेक्ट होगा। अब देखो दूसरे वाले को, तो यहाँ लिखा है शुगर और यहाँ लिखा है स्वीट, ये तो सिर्फ दूसरे वाले ही स्टेटमेंट में है। तो इसको हम केवल सेकंड वाले से ही सॉल्व कर देंगे। कैसे? अब देखो शुगर से स्वीट की तरफ क्या मैं इस स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ना चाहूं तो ऑल के साथ पढ़ सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। जो ऑल वाला स्टेटमेंट है ना उसे हम रिवर्स में सम के साथ पढ़ सकते हैं, ऑल के साथ नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब दूसरा वाला गलत है। तो इसका जो आप सही आंसर देंगे वो केवल पहला सही होगा, कि सिर्फ फर्स्ट वाला सही है, बाकी गलत है। अब यहाँ पर ये जो चीज मैंने आपको करके दिखाई है ना, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं कि भाई ये कैसे होता है हमें भी बताओ, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पर मैंने सैलोजिज्म चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, न्याय संगत चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, डिटेल्स में पढ़ा रखा है और इसी तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आप ये इसको सीख जाते हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ लिख कर दिखाया है, आप सीधे यहीं से देखते कि यहाँ मिठाइयाँ लिखा है और यहाँ नींबू लिखा है। चीनी से चीनी खत्म हो गया तो नींबू और मिठाइयाँ में सारे निगेटिव सही होंगे, इसका मतलब पहला सही है। और दूसरे वाले में चीनी मिठाई, इसको मैं ऑल के साथ नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब दूसरा गलत है। विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेते। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन था कि 5:20 पर किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो, 60h - 11m/2। यहाँ से आप h की जगह पर 5 रख दो और m की जगह पर 20 रख दो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू h की जगह 5 रखा, -11 इंटू m की जगह मैंने 20 रखा और अपॉन 2 कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 6 पंजे 30, 300 हो गया, और -11 दूनी 22 यानी कि 220 हो गया बटे 2। ये आ गया 80 और 80 को 2 से काटेंगे तो 40, यानी कि 40 डिग्री का एंगल बनेगा एग्जैक्ट। तो इसीलिए डी वाला जो क्वेश्चन 94 जो क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इस पूरे पेपर के अंदर 30 क्वेश्चंस ही थे जो मैथ्स और रीजनिंग के थे। तो आप मुझे बताओ आपने कितना स्कोर किया, 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही थे।